1 मई को रीमा अपने घर से निकलती है और वो बैंक जा रही होती है। उसको बैंक से पैसे निकालने होते हैं क्योंकि 27 मई को उसके घर में बारात आ रही होती है और वो अपनी शादी को लेकर के तैयारी कर रही थी। इसी बीच जब वो बैंक से पैसे लेकर के वापस आ रही होती है तो रास्ते में उसको नकाबपोश लोग मिलते हैं जो कि एक बाइक से उसकी पीछा कर रहे थे। रीमा इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं और जो उसका पीछा कर रहे हैं। अचानक ये लोग रीमा के पास आ जाते हैं और इसी बीच उनमें से एक व्यक्ति बोतल को खोलने लगता है। रीमा जैसे ही देखती है तो वह अपनी साइकिल को तेजी से आगे बढ़ाती है और वो आगे जाती है, लगभग 100 मीटर तक आगे चली जाती है। और इसी बीच में ये जो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं वो अपनी बाइक को तेजी से बढ़ाते हैं और इसके बाद बोतल से लिक्विड को रीमा के ऊपर फेंक देते हैं। जैसे ही रीमा के ऊपर यह लिक्विड गिरता है, रीमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि यह लिक्विड कुछ और नहीं बल्कि एसिड था और इन नकाबपोश लोगों ने रीमा के ऊपर एसिड अटैक किया था। एसिड रीमा की पीठ के ऊपर गिरता है जिसकी वजह से उसका पीठ, गला और काफी चेहरे का हिस्सा जल जाता है और वह दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जैसे ही आसपास के गांव वाले उसकी आवाज़ को सुनते हैं और दौड़े दौड़े उसके पास आते हैं और गांव वालों को आता हुआ देख करके वो बाइक सवार लोग वहां से भाग जाते हैं। और इसके बाद गांव वाले रीमा को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां पर डॉक्टर लोग उसको दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि रीमा 60% से ज़्यादा जल चुकी थी। अब ये नकाबपोश लोग कौन थे जिन्होंने रीमा के ऊपर अटैक किया था और वो लोग ऐसा क्यों करना चाहते थे? उनकी रीमा से क्या दुश्मनी थी कि उन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया था और उसके ऊपर इतना दर्दनाक अटैक किया था? जानेंगे पूरी कहानी आगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मऊ शहर से। यहाँ पर घोसी कोतवाली क्षेत्र में एक लड़की जिसका नाम रीमा है, वो अपनी माँ और एक छोटे भी भाई के साथ रहती है। उसके पिता की डेथ कुछ साल पहले हो गई थी और इसी बीच में उसकी शादी तय हो जाती है। 23 मई को उसका तिलक जाने वाला था जबकि 27 मई को उसके घर में बारात आने वाली थी। और चूंकि वो अपने घर की सबसे बड़ी थी, यानी कि माँ बूढ़ी थी और भाई छोटा था, इस वजह से वो अपनी शादी की तैयारी खुद कर रही थी। शादी की तैयारी करने और जरूरी सामान खरीदने के लिए एक रोज वो बैंक गई थी और जब वह बैंक में पहुंचती है तो वहां पर वो पाती है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उसको ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको देख रहे हैं और उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच में रीमा वहां से बैंक से यानी कि 20,000 रुपए के आसपास निकलती है और वो अपने घर के लिए वापस साइकिल से आना शुरू कर देती है। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंचती है बैंक से तो पीछे से कुछ नकाबपोश लोग आते हैं जो कि बाइक से उसका पीछा कर रहे थे और उसके ऊपर तेजाब से अटैक कर देते हैं। जैसे ही उसके ऊपर तेजाब से अटैक होता है वो जोर जोर से चिल्लाती है और इसके बाद गांव वाले उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करते हैं जिसके बाद उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसी बीच गांव वाले पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं और पूरी घटना की जानकारी देते हैं और बताते हैं कि इस लड़की का 2 नकाबपोश लोग बाइक से पीछा कर रहे थे और उन्हीं लोगों ने इस लड़की के ऊपर बोतल से तेजाब फेंका है। इसके बाद जब पुलिस वालों को ये सब पता चलता है तो वो वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और रीमा से बातचीत करते हैं कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे ऊपर ऐसा अटैक कौन कर सकता है, इस तरीके का भयानक हमला तुम्हारे ऊपर किसने किया है और तुमसे इतनी भयंकर नफरत कौन करता है। यानी कि ऐसा अटैक वही व्यक्ति कर सकता है जो किसी से इतना बुरी तरीके से नफरत करता हो, जो चाहता हो कि वो दर्द में रहे और उसका बदला पूरा हो सके। उसने अपना बयान पुलिस वालों को बताया। उसने ये बताया कि 2 लोग उसका पीछा कर रहे थे जब वो बैंक से वापस आ रहे थे और उन लोगों ने अपना चेहरा ढका हुआ था जिस वजह से वह उनको पहचान नहीं पाए थे। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति जिसने उसके ऊपर तेजाब फेंका था वो ये कह रहा था कि यदि तुम मेरी नहीं हो सकती हो तो मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। तो जब पुलिस वाले ये सब बातें रीमा से सुनते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि एक बार बताओ, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या किसी के साथ तुम्हारा प्रेम संबंध रिलेशन है जो तुम्हारी शादी को लेकर के खफा है और वो ये सोचता है कि तुम्हारी शादी ना हो? तो इसके बाद रीमा बताती है कि मेरा अपने गाँव के पास का एक लड़का जिसका नाम सुरेश है उसके साथ प्रेम संबंध है और हमारा रिलेशन कम से कम 5 सालों से है। तो हो सकता है कि उसने मेरे ऊपर ऐसा अटैक कराया हो क्योंकि वो लगातार मुझसे यह कह रहा था कि तुम अपनी शादी को इनकार कर दो कि मुझे शादी नहीं करना है और मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन वो व्यक्ति यानी कि सुरेश पहले से शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं और इस वजह से मैं उसके साथ प्रेम संबंध में तो थी लेकिन मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरा उसके साथ कोई भी भविष्य नहीं है। जब ये सब बातें पुलिस वालों को पता चलती है तो वो लोग सीधे जुट जाते हैं सुरेश को ढूंढने में। वो न हो इस पूरे षड्यंत्र, इस पूरे कांड के पीछे सुरेश का हाथ हो सकता है
और इसके बाद वो कड़ी मशक्कत करते हैं। 1 मई को ये घटना हुई थी और 3 मई को पुलिस वाले सुरेश को उसके 2 साथियों के साथ एक नहर के पास से गिरफ्तार कर लेते हैं। इससे पहले उसने एक चालाकी भी की थी, उसने अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था, जिससे ये लगे कि जब रीमा के ऊपर ऐसा अटैक हुआ था तो भाई मैं तो हॉस्पिटल में भर्ती था, मैंने ऐसा काम किया ही नहीं है। लेकिन पुलिस वाले उसकी चालाकी समझ जाते हैं कि तुम कुछ भी करो, लेकिन वो उसको पकड़ते हैं और इसके वजह से पूछताछ करते हैं। पुलिस वाले उससे बहुत ही कड़ाई से पूछताछ करते हैं और उससे पूछते हैं कि सुरेश ये बताओ कि क्या तुम ही ने रीमा के ऊपर एसिड अटैक किया है। तो वह शुरू में तो इधर उधर टहलाता है जो आम मुजरिम करते हैं और इसके बाद वो पूरी कहानी बता देता है। वह कहता है कि मेरा रीमा के साथ 5 सालों से प्रेम संबंध था और मेरी पहले से ही शादी हो चुकी है, मेरे 4 बच्चे भी हैं। शादीशुदा होते हुए भी मेरा रीमा के साथ जो 27 साल की है उसके साथ प्रेम संबंध था और मैं यह चाहता था कि वो किसी और से शादी ना करे बल्कि मुझसे शादी कर ले। और मैं रीमा के ऊपर लगातार शादी करने का दबाव बना रहा था और उससे यह भी कह रहा था कि तुम्हारी जो शादी तय हुई है उसको तुम तोड़ दो, तुम ना कर दो। लेकिन रीमा मेरी बात को सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो ये कह रही थी कि हमारे बीच में भले ही प्रेम संबंध रहा हो, लेकिन मेरा तुम्हारे साथ कोई भी भविष्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पहले से ही शादी हो रखी है और मैं तुमसे शादी कैसे कर लूँ जब तुमने पहले से ही शादी कर लिया है। लेकिन सुरेश को ये सब बातें पसंद नहीं थी, उसको ये सब बातें बिल्कुल सहनी नहीं हो रही थी कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो किसी और से शादी करने जा रही है। मेरी शेखर के साथ शादी तय हो गई है और 23 मई को तिलक और 27 मई को बारात जाने वाली है। तो ऐसी कंडीशन में जब ये बातें मुझे पता चलती हैं तो मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आता है और मैं रीमा को सबक सिखाने का ठान लेता हूँ और इसके बाद मैं ये रैकी करने लगता हूँ और उसको सबक सिखाने के लिए मैं अपने 2 दोस्तों को भी अपने साथ शामिल कर लेता हूँ और हम लोग प्लान बनाते हैं कि हम रीमा के ऊपर एसिड से अटैक करेंगे। और इसी बीच में मुझे पता चलता है कि रीमा बैंक से पैसे निकालने जा रही है, इसलिए मैं अपने एक दोस्त को उसका पीछा करने के लिए भेज देता हूँ। और जब वो बैंक पर पहुँचती है तो मेरा दोस्त वहाँ से कंफर्म करता है कि रीमा ही बैंक पर आई है और जैसे ही वो वापस आ रही होती है तो हम दोनों उसका पीछा करते हैं और फिर उसके बाद मैं अपनी बाइक को उसकी साइकिल के पास ले जाता हूँ और जब वो भागने की कोशिश करती है तो मैं उसके ऊपर बोतल से एसिड फेंक देता हूँ, जिसकी वजह से वो एसिड का ज़्यादातर भाग उसकी पीठ पर गिर जाता है और उसके पीठ, गला और चेहरे का कुछ हिस्सा जल जाता है। इसी बीच गांव वाले वहां पर आ जाते हैं और उनका शोर सुन करके मैं वहां से भाग जाता हूं। सुरेश की इन सब बातों को सुनने के बाद पुलिस वाले उसको उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर जेल भेज देते हैं। वहीं दूसरी ओर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रीमा का इलाज चल रहा है और सभी लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि एक सरफिरे आशिक ने उसके साथ जो कुछ भी किया है उसकी घिनौनी हरकतों का दंड तो पुलिस वाले देंगे ही, सरकार देगी ही, लेकिन रीमा जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि इस पूरे कांड में उस बेचारी लड़की की कोई भी गलती नहीं थी। बल्कि दूसरी ओर सुरेश था, वो शादीशुदा था, फिर भी वो रीमा के साथ रिलेशन में था, उसका फायदा उठा रहा था और अब सुरेश को यह चाहिए था कि वह रीमा को छोड़ दे क्योंकि अब उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन उसके ऊपर तो प्यार का जुनून सवार था और वो शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी करने की इच्छा रख रहा था, उसको बिल्कुल शर्म भी नहीं आ रही थी। तो अब पुलिस वालों ने सुरेश और उसके साथियों को गिरफ्तार कर दिया है और अब वो सलाखों के पीछे हैं। आज की वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमें आज की वीडियो से यही शिक्षा मिलती है कि लोगों को अपने दिमाग में कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पर सुरेश ने सबसे बड़ी गलती यह की कि उसको पता था कि रीमा की शादी तय हो चुकी है, उसके बाद भी वो शादीशुदा होते हुए भी, 4 बच्चों का बाप होते हुए भी वह उसके साथ रिलेशन में रहना चाहता था और उसकी ज़िंदगी को लगातार बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि सुरेश के साथ रीमा की आगे कोई भी लाइफ नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड था, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा था। इसलिए जब भी हम किसी भी रिलेशन में रहते हैं तो समझदारी के साथ रहिए। जब भी आपको ऐसा लगता है कि अब इस रिलेशन से बाहर निकलना ही सही है तो आप तुरंत उस रिलेशन से बाहर निकल जाइए, उसमें अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाइए। यदि ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो सुरेश जैसा हाल हो जाएगा और रीमा जैसी लड़कियों को बिना किसी गलती के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।